हेलो जी, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री के मेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड प्राचीन भारत के नोट्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें प्राचीन भारत से वैदिक काल से वैदिक संस्कृति और राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन हम आज करेंगे। तो वैदिक संस्कृति और राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए, इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम डालेंगे इंट्रोडक्शन, जिसे इंग्लिश में वैसे हम हेडिंग डाल सकते हैं, इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, परिचय लिख सकते हैं, भूमिका लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल के फिर हम लिखेंगे सैंधव सभ्यता जब पतन की ओर अग्रसर थी, तब भारत में आर्य जाति द्वारा वैदिक सभ्यता की नींव रखी गई थी। आर्यों का इतिहास हमें मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है, जिसमें ऋग्वेद प्रमुख है। वेद शब्द संस्कृत की विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान होना। समय समय पर विभिन्न ऋषियों द्वारा जिस साहित्य की रचना की गई उसे वैदिक साहित्य का नाम दिया जाता है। इसके अलावा हम इसमें समय निर्धारण का, अगर आपके पास टाइम है तो हम उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन उसमें डाल सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। समय निर्धारण, इस काल को वैदिक काल व उत्तर वैदिक काल में विभाजित किया जा सकता है। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक साहित्य का वर्णन, अब वैदिक साहित्य का वर्णन करना है। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे वेदों की संख्या 4 है, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आते हैं। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रयी भी कहा जाता है। ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे प्राचीन है। ऐत्रेय और कौशिक की इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 मंत्र हैं। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। संकलन महर्षि द्वैपायन द्वारा किया गया था। इसका दूसरा और 7वां मंडल सबसे पुराना है, इसे वंश मंडल भी कहा जाता है। 10वां मंडल सबसे नया है, प्रथम और 10वां मंडल सबसे नया है। 9वां मंडल सोम को समर्पित है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद व ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था में समानता पाई गई है। ऋग्वेद का पाठ करने वाला पुरोहित होत्र कहलाता है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती है, इसे नदी तमा कहा गया है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार और गंगा का उल्लेख 1 बार मिलता है। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है। इंद्र का वर्णन सर्वाधिक 250 बार किया गया है। अस्तोमा सदगम्य ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के 3रे मंडल से मिलता है, जिसकी रचना विश्वामित्र द्वारा की गई थी। फिर नेक्स्ट आते हैं सामदेव की ओर। सामदेव भारतीय संगीत शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसका पाठ करने वाला पुरोहित उद्गाता कहलाता है। पंचविश व जैमिनी इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सामवेद का प्रथम दृष्टया रचयिता वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद कहलाता है। नेक्स्ट यजुर्वेद, इसमें यज्ञ की विधियों और कर्मकांडों का वर्णन किया गया है। इसका पाठ करने वाला अधर्वण्यु कहलाता है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ है। यजुर्वेद का आरण्यक बृहद आरण्यक है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसमें 40 मंडल और 2000 मंत्र हैं। यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसूय व वाजपेय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है अथर्ववेद। इसमें तंत्र मंत्र व जादू टोना, भारतीय औषधि व विज्ञान की जानकारी दी गई है। इसकी 2 शाखाएं शौनक व पिप्लाद हैं। इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद के उपनिषद मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न हैं। अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है, जिसे मृत्युलोक का देवता बताया गया है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की दुहिताएं कहा गया है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। तो ये थे हमारे 4 वेद। फिर नेक्स्ट वैदिक साहित्य में आते हैं आरण्यक। वनों में रचना होने के कारण इन्हें आरण्यक कहा जाता है। वर्तमान में उपलब्ध 7 प्रमुख आरण्यक
ऐत्रेय, मध्यान्ह, तैत्तिरीय, शाखायन, मैत्रायणी, तलवकार और बृहदारण्यक हैं। फिर नेक्स्ट आता है उपनिषद। भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम संग्रह है। उपनिषदों को भारतीय दर्शन का स्रोत या जनक कहा जाता है। फिर आते हैं वेदांग। वेदांग की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो ये हो गया हमारा वैदिक साहित्य, या जिसे हम वैदिक संस्कृति भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट हम करते हैं ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति की। वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति के बारे में कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति के बारे में विस्तार से बताइए, या वैदिक कालीन संस्कृति और राजनीति के बारे में चर्चा कीजिए या वर्णन कीजिए। तो वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएं, सबसे पहले इसमें भी हमें थोड़ा सा हेडिंग डालना है। भूमिका लिख दीजिए, चाहे आप उसमें परिचय लिख दीजिए, इंट्रोडक्शन डाल दीजिए, इंग्लिश में इस तरह करके हेडिंग डालनी है आपको। फिर थोड़ा सा वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में मैक्सिमम 3 या 4 लाइनें ही डालनी है, क्योंकि अगर ज़्यादा डालोगे तो फिर वो लेंथी हो जाएगा और क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। तो इसमें थोड़ा सा 2-3 लाइन का हेडिंग डाल के फिर नेक्स्ट आता है प्रशासनिक ढांचा। प्रशासनिक ढांचा क्या था? कबीलाई संरचना पर आधारित था। राजनीतिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। कुल का नेता कुलप कहलाता था। ग्राम का मुखिया ग्रामणी कहलाता था। गांव के समूह को विश कहते थे। कई विश मिलाकर जन बनता था। जन का रक्षक गोप होता था, जो राजा होता था। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार आया है। राजा व उसके कर्तव्य। राजा व उसके पदाधिकारियों को सामूहिक रूप से रत्निन कहा जाता था। ऋग्वेद से राजा के निर्वाचन का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में सूचना मिलती है कि राजा का निर्वाचन प्रजा के द्वारा राज्य के लिए किया जाता है। राजा को जनस्य, गोपा, विषमति या गोपति भी कहा जाता था। अपनी प्रजा की रक्षा करना, अपने राज्य के विस्तार के लिए अनार्यों से युद्ध करना राजा के कर्तव्य होते थे। राजा नियमित सेना नहीं रखता था। राजा के बाद फिर नेक्स्ट आता है पुरोहित। पुरोहित का पद अत्यंत महत्वपूर्ण था। वह राजमंत्री, पंच प्रदर्शक और योद्धा भी था। शांति काल में वो धार्मिक कार्य में व्यस्त रहता था। युद्ध में एक तरफ तो वह युद्ध की विजय के लिए कामना करता था, दूसरी तरफ युद्ध में भाग लेकर सैनिकों का उत्साहवर्धन भी करता था। नेक्स्ट आता है सेनानी। सेनानी अथवा सेनापति सेना का प्रधान होता था। वह युद्ध में सेना का संचालन करता था। सैनिकों की भर्ती व प्रशिक्षण कार्य भी उसी का था। फिर नेक्स्ट है ग्रामणी। ग्रामणी गांव का मुखिया होता था। राजा का प्रमुख सैनिक व असैनिक अधिकारी था। ग्रामणी राजा व जनता के बीच महत्वपूर्ण कड़ी था। इन सब के अतिरिक्त सूत, रथकार, करमार आदि पदाधिकारी भी थे। फिर नेक्स्ट आती हैं सभा और समिति। सभा श्रेष्ठ अभिजात लोगों की संस्था थी। ऋग्वेद में सभा को नरिष्ठा कहा गया है। ऋग्वेद में सभा का उल्लेख 8 बार आया है। सभा राजा को प्रशासनिक सलाह देने के लिए व उस पर अंकुश लगाने का कार्य भी करती थी। अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। न्याय संबंधी कार्य सभा में किए जाते थे। समिति यह जनसाधारण की संस्था थी। समिति राजा की चुनाव, पदच्युति और वरण करती थी। समिति सामाजिक या सामुदायिक मामलों पर विचार विमर्श करती थी। ऋग्वेद में समिति शब्द 9 बार आया है। फिर है विदत। यह आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी। ऋग्वेद में विदत शब्द का उल्लेख 122 बार आया है। विदत में लूट के माल का बंटवारा होता था। हालांकि समय के साथ साथ उत्तर वैदिक काल तक आते आते विदत का महत्व जो है वो समाप्त हो गया था। तो ये थी राजनीतिक और साहित्यिक या फिर सांस्कृतिक व्यवस्थाओं का वर्णन।